देखो ये 7th है लर्न थ्रू मैप्स। अभी ये जो भी मॉड्यूल आया है, ये मॉड्यूल एक्चुअली 2 साल 3 साल पहले का बहुत सारा चीज़ था, वो सब चीज़ कंपाइल करके आया है। बट ये जो इवेंट है ये अभी का इवेंट है। देखो हो क्या रहा है कि आर्टिक में देखो ना, आर्टिक रीजन में तो बहुत गर्मी हो रहा है वहाँ पे। और ये जो भी जगह दिख रहा है तुम लोग को, डेनमार्क, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब में हीट वेव एक्सपीरियंस हो रहा है। अब ये बहुत ही एबनॉर्मल फिनोमेना है वहाँ पे, और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज का एक प्रतीक है कि ऐसा जगह जहाँ पे उतना क्लाइमेट अनसर्टेनिटी भी नहीं दिखता था, क्लाइमेट का अनसर्टेनिटी भी नहीं दिखता था, वहाँ पे भी अभी दिख रहा है। बात समझे? तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यूरोप का बहुत सारा हिस्सा में ना विंटर हीट वेव अभी विटनेस हो रहा है, समझे? तो एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि 10 से लेकर 20 टेम्परेचर डिग्री बढ़ा है नॉर्मल कंडीशन से, तो बहुत भयानक हुआ ना। अभी हम लोग देख रहे थे कनाडा का, इसका भी हीट डोम देख रहे थे, जो कनाडा का हो गया, कुछ साल पहले हीट डोम हुआ था। अभी हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स का ब्लिजार्ड देखा है। तो ये सब चीज़ एक प्रमाण है कि क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है ना, ग्लोबल चेंज बहुत जल्दी से हो रहा है। तो देखो वही सब चीज़ बताया गया है। और जनवरी अभी तक का सबसे हॉटेस्ट वेदर कंडीशन रहा है ऊपर, इस जो कि एबनॉर्मल फिनोमेना है। बात समझ में आ गया ना? अब इस बार ना देखो मैप भी देख लोगे कि मैप किसी किसी साथ बाउंड्री लगता है। दूसरा देखो, चाइना बोल रहा है कि चाइना सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बनाने वाला है, 60,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि यदि ऊपर चाइना यदि बना दे तो जो हमें ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन मिलता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र देख लो, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है, दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है ना, बहुत सारा जो पढ़े हो तुम लोग। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर ऑरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक से, है ना, और 17,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है तिब्बत वाला एरिया में। उसके बाद इंडिया में आता है, 920 किलोमीटर यात्रा तय करता है अरुणाचल और आसाम में। उसके बाद 260 किलोमीटर एरिया तय करता है बांग्लादेश में। इट अकाउंट्स फॉर नियरली 30% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। टोटल करोगे ना तो 30% वाटर रिसोर्सेज तुम्हारा ये ब्रह्मपुत्र देता है, और 40% ऑफ इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहने का मतलब इंडिया के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गया ना? आगे देखो, ये देखो उदा मंडलम, ये जो ऊटी एरिया है, ऊटी एरिया जानते हो ना, नीचे वाला जो ये ट्राई जंक्शन होगा नीलगिरी वाला, ऊटी एरिया है। अभी यहाँ पे गजब हो गया। यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा कि एबनॉर्मल कंडीशन देखा गया यहाँ पे, बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन। और देखो याद करो लालिनो और एलिनो, याद है तुम लोग को लालिनो और एलिनो? लालिनो मतलब बारिश से आना। बारिश कब आता है तुम्हारा? बारिश कब आएगा? मानसून में यदि बढ़ोतरी हो तो, है ना, मानसून का यदि स्ट्रेंथ बढ़े तो बारिश बहुत ज़्यादा आएगा, और लालिनो में ज़्यादा होता है। तो पहली बार बैक टू बैक तीनों साल ना लालिनो वाला इवेंट हुआ है, और ये अपने आप में नहीं होने वाला फिनोमेना सब है। इसलिए कहा जाता है कि 21st सेंचुरी में जो अभी लालिनो चल रहा है, ये क्या है, फर्स्ट ट्रिपल डिप हुआ है। फर्स्ट ट्रिपल डिप का मतलब क्या, 21वीं सदी में पहली बार 3 साल लगातार बैक टू बैक लालिनो आया है। ऐसा नहीं होता है, 3 साल में एक बार आता है, 10 साल में एक बार आता है, बट इस बार क्या हुआ कि लगातार आया है। तो यहाँ से भी हमें डायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है कि क्लाइमेट चेंज है ये, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट इज़ ड्यू टू लालिनो। देखो ना वहाँ पे क्या है, उस जगह पे ना -6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी जस्ट यूरोप को देख रहे थे तो 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। और हमारा जो ट्राई जंक्शन है ऊटी वाला एरिया, वहाँ पे क्या है कि तुम्हारा -6 डिग्री सेल्सियस गया है, नीचे गया है। ये क्यों गया है? तुम्हारा लालिनो विंटर के वजह से, जहाँ पे हैवी विंड्स ब्लो हो रहे हैं तुम्हारे, वार्म वाटर ऑन द सी अवे फ्रॉम द, हाँ, लालिनो का मतलब क्या होता है कि जो वार्म वाटर है वो पेरू कोस्ट से दूर जा रहा है। याद करो, तुम लोगों को बताया गया है, पेरू कोस्ट से जब दूर जाता है वार्म वाटर तो उसको बोलते हैं लालिनो। एलिनो मतलब क्या है कि जब पेरू कोस्ट पे वार्म वाटर रहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, हाँ, नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल वही रहता है, कोल्ड ही रहता है, समझे ना, क्योंकि वार्म जाता है दूर। तो यही लालिनो का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन को और एक्सटेंड करो। समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं। तो ये मैप के थ्रू तुम लोगों ने समझा। अब यहाँ पे देखो, मोदी जी को क्रेडिट जाएगा स्टूडेंट। हमारे पास ऑपरेटिंग एयरपोर्ट्स कितने थे जो
ऑपरेट कर रहे थे, नहीं काम कर रहे थे एयरपोर्ट। 2014 में 70 एयरपोर्ट था भारत में। अभी देखो थैंक्स टू उड़े देश का आम नागरिक जो योजना मोदी जी लेके आए थे, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जा रहा था, उड़ान जिसको बोलते हैं जिस प्रोजेक्ट को, उसके वजह से 141 ऑपरेटिंग एयरपोर्ट्स भारत में हैं। तो कौन कहता है कि मोदी जी काम नहीं करते हैं? हाँ, दरभंगा में भी है, बहुत काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हुआ। और हम देखे हैं पिछले क्लास में ही तुम लोग को बताया गया कि 10 लाख करोड़ इस बार देने वाले हैं, है कि नहीं? बताओ। आगे देखो, गेम्स ऑफ स्किल वो 18% जीएसटी अट्रैक्ट करता है, जबकि गेम्स ऑफ चांस 28% जीएसटी अट्रैक्ट करता है। और जो कैसीनो और हॉर्स रेसिंग का जो तुम्हारा जीएसटी उस पर 28% लगता है। ये सब गैम्बलिंग वगैरह है कि नहीं है? ये अलग है। तो अब सरकार गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस को ना डिवाइड कर रही है कि कौन सा गेम्स ऑफ स्किल होगा, कौन सा गेम्स ऑफ चांस होगा। अब गेम्स ऑफ स्किल का मतलब क्या, जहाँ पे स्किल लगे। गेम्स ऑफ चांस क्या, जहाँ पे स्किल नहीं लगे, जैसे कैसीनो टाइप का है, क्या है इसमें मतलब स्किल उतना स्किल जरूरत है। जैसे लूडो हो गया, कोई स्किल है क्या? जैसे आईपीएल हो गया, कोई स्किल थोड़ी है, वो स्किल नहीं है ना। जुआ को भी स्किल नहीं होता, ये मत बोलना कि सर वो भी स्किल है। स्किल अलग चीज़ होता है, स्किल अलग चीज़ है, समझे ना? हाँ, स्किल, वेरी गुड, घुड़सवारी से भी स्किल होगा। हाँ, मतलब पीएम गति शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए उड़ान का, या उड़ान इसके वजह से उड़ान और मजबूत होगा, आएगा नहीं। प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट है। देखो, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं ना कि पीएम गति शक्ति में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेटेड करने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल रेलवे कनेक्ट करेंगे तो एयरपोर्ट भी कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, भारत में जो रिमिटेंसेस आ रहा था, हमारा भाई लोग जो भेज रहे थे, सेकेंडरी इनकम जो कि तुम्हारा करेंट अकाउंट के अंदर आता है, याद है ना तुम लोग को? तो वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है कि $100 बिलियन हम क्रॉस कर रहे हैं इस बार, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। उसका अपना एक रिपोर्ट था, रिमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। तो उस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में बहुत अच्छे से इस बार हमारा रिमिटेंस, और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है भारत रिमिटेंसेस के मामला में। इस बार 100 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम बताए थे पहले भी तुम लोग को। वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट, सही बात है ना? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को लिया है कि नहीं लिया है? इसने पार्ट वर्क पार्ट पे ये लॉन्च किया है। क्या होता है इस, तुम लोग को मून लाइटिंग के बारे में पढ़ाया गया था पहले ना, याद है? हाँ, मून लाइटिंग का मतलब याद है ना तुम लोग को? टर्मिनोलॉजी में बताया गया होगा शायद। मून लाइटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि हम अपना वर्क भी कर रहे हैं और थोड़ा पार्ट टाइम दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मून लाइटिंग टाइप का ही चीज़ है कि जो फ्लिपकार्ट है उसने कहा कि कुछ वक्त आपको दे दिया जाएगा, आप दूसरी जगह कर लीजिए काम, या फिर कुछ वक्त के लिए देगा, हायर करेगा यही खुद तुमको। यानी कि मान लो कि तुम TCS में काम करते हो तो 1 घंटा 2 घंटा फ्लिपकार्ट में भी काम कर लो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। तो देखो, वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च ए पार्ट वर्क पार्ट पे, कुछ काम करो कुछ पैसा मिलेगा पॉलिसी। इससे क्या होगा, तुम्हारा एम्प्लॉइज द फ्लेक्सिबिलिटी टू परस्यू नॉन प्रोफेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो कर्मचारी फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं वो दूसरी जगह पे भी जाके अपना काम कर सकते हैं। बात समझे ना? और अपने पर्सनल वर्क को भी कर सकते हैं। नहीं तो देखो, वर्क का स्ट्रेस होने की वजह से ना आदमी ना और भी जो इंटरेस्टेड एरिया है वो काम नहीं कर पाता। अब एक आदमी के अंदर बहुत सारा इंटरेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? काम तो ठीक है, काम करा रहे, बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर और भी इंटरेस्ट एरिया हो सकता है, हमारे अंदर और भी टैलेंट हो सकता है करने के लिए, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अब एक इतना बड़ा कंपनी यदि फ्लेक्सिबिलिटी दे तो दूसरे कंपनी पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ को, एंड इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ मून लाइटिंग, इसी को मून लाइटिंग कहते हैं। आगे देखो, अब जस्ट लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अब जो मैक्सिमम टेन्योर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजमेंट जो तुम्हारे हेड होंगे, MD मतलब क्या है, मैनेजमेंट जो डायरेक्टर होंगे, उनका भी टेन्योर बढ़ा दिया गया, 10 साल कर दिया गया। देखो, प्राइवेट सेक्टर को किया गया था ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक को 10 साल, 5+5, ये इसलिए किया गया है स्टूडेंट ताकि इन लोग का अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन रहे। अब तुम किसी का टेन्योर 2 साल कर दोगे तो वो क्या बैंक में रिफॉर्म्स लाएगा? यदि बैंक्स में रिफॉर्म लाना है तो MD का जो पोस्ट है उसको 5+5 करो, ताकि वो आदमी 10 साल तक रहेगा तो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये प्राइवेट में हो चुका था, अब सिमिलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ये किया गया है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग। ढाका बांग्लादेश, देखो ढाका ये बांग्लादेश का जो कैपिटल है, उसको पहला फर्स्ट मेट्रो सिस्टम मिला है। तो हम ये देख रहे हैं कि एशिया में ना, साउथ एशिया में मेट्रो का जो कनेक्टिविटी है वो तेज़ी से बढ़ रहा है।
सिमिलरली 2020 में लाहौर को भी यानी पाकिस्तान को भी पहला मेट्रो मिला था। समझ गए ना। आगे देखो ये पेले है, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर, आइकॉन है, इससे बड़ा कोई फुटबॉलर हुआ ही नहीं अभी तक, है ना। ऑल टाइम फेवरेट रहा है ये, है ना। 82 ईयर्स में अभी इनका निधन हो गया है। इनको तो एथलीट ऑफ द सेंचुरी का भी खिताब दिया गया है बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 1999, ठीक है, क्योंकि इन्होंने विटनेस किया अपने टीम को, ब्राज़ील को ना 1958 में, 62 में, 70 में जीत दिलाया है, वर्ल्ड कप दिलाया है। इतना तो मेसी भी नहीं कर पाया, इतना तो जो सो कॉल्ड अभी जो सबसे बड़ा प्लेयर है रोनाल्डो भी नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा प्लेयर था, समझे ना। अब थोड़ा सेंसस है, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हमारा माइनॉरिटी है, टोटल माइनॉरिटी, जिसमें मुस्लिम भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, सब मिला के 19% हैं, सब मिला के। तो बाकी जो कौन बचा, हिंदू बच्चा, हिंदू बहुत बड़ा आबादी है। अब मुसलमान का आबादी देखो कितना था, 14.2%, क्रिश्चियन का 2.3%, सिख का 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7, जैन्स 0.4 और पारसी बहुत ही कम है। समझ में आ गया ना। अब देखो ये मॉड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है, बहुत सारा अवेयरनेस का भी लेके ना बताया जा रहा है। आगे देखो, अब ये समझो कि उस दिन जोशीमठ के बारे में तुम लोगों को बताया गया था, यस परसों हम लोग बात किए थे ना। अब देखो 1962 का जब चाइना इंडिया वार हुआ तब हमें पता चला कि जोशीमठ का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो जोशीमठ हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है ना। कैंटोनमेंट एरिया है कि नहीं है बताओ। खाली स्ट्रैटेजिक ही नहीं, रिलीजियस भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ का जो स्थापना किया था, एक मठ यहाँ पे भी किया है उन्होंने। तो देखो ये क्या है, बाराहोटी जो जगह है जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, यानी कि चाइना और इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है, तो यहीं से गुजर के वहाँ पहुँचता है। तो इसलिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बाराहोटी जगह, ठीक है। और ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ के लिए, है ना। सिख के लिए तुम्हारा हेमकुंड साहिब, क्योंकि जानते हो कि बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, सिख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और उतना ही नहीं, इसको साइट ऑफ ओली और वैली ऑफ फ्लावर्स, यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। तो ये जगह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, समझे। बट जानते हो कि अभी ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि वो मठ पे तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, इसलिए वो सह नहीं पा रहा है। देखो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल का, लोकल लेवल पे, ठीक है। ये इसलिए ताकि प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट्स अच्छे से हो सके। तो पहला जो लेवल होगा वो किसके लिए होगा, प्रोडक्शन के लिए होगा। दूसरा लेवल किसके लिए होगा, मार्केटिंग के लिए होगा। तीसरा लेवल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ का मार्केटिंग, क्या क्या चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सीड, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का। क्योंकि देखो हमें तेज़ी से इस चीज़ को ना ब्रांड बनाना है, तो इसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। और जानते हो मल्टी कॉपरेशन वाला चीज़ क्या, यूनियन मिनिस्टर के अंदर आता है, बात कर चुके हैं। और कॉपरेशन वाला जो एक्चुअली सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, बट मल्टी कॉपरेशन किसका सब्जेक्ट है, तुम्हारा सेंटर का आ जाएगा, यानी कंकरेंट में आ जाएगा वो। देखो जो सपोर्टर, जो ब्राज़ील का एक्स प्रेसिडेंट के जो सपोर्टर थे बोल्सोनारो, अब सेम जो बुर्बक ट्रम्प के साथ हुआ था, सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो मास प्रोटेस्ट हो रहा है, जितनी बड़े बड़े टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट, जो मेन सबको तोड़ फोड़ कर रहा है ये लोग। स्टॉर्म द कांग्रेस मतलब वहाँ का जो तुम्हारा लोकसभा, राज्यसभा है ना, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंशियल पैलेस, सबको तोड़ फोड़ कर रहा है ये लोग, सपोर्टर जो हार गया। एक्चुअली ये पचा नहीं पाता लोग सब, बुर्बक ट्रम्प का यही हुआ था। दूसरा देखो, अब कुछ रशियन आए थे यहाँ रहने के लिए उड़ीसा में ना, रोवागंडा टाउन ऑफ उड़ीसा, वहाँ पर आए थे तो मर गए, 2 डेथ हो गया। तो सब लोग को लग रहा है कि, और ये जो रशियन थे सब वहाँ के एमपी थे, रसिया के एमपी थे, और इंडिया में इनका निधन हो गया। तो बहुत बड़ा इशू हो गया ना, ये कुछ दिन पहले का बात है, 15-20 दिन पहले की बात है। तो जो इतने बड़े पोस्ट पे वहाँ पे थे, इंडिया घूमने के लिए आए थे, तो इंडिया में 2 का मौत हो गया। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये फॉल प्ले है, फॉल मतलब जासूसी वाला चीज़ है, जो तीसरा कंट्री का इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको मार दिया गया यहाँ पे, और ऐसा होता है, बात समझे। देखो उसमें से एक क्या है, तुम्हारा मेंबर ऑफ रशियन पार्लियामेंट है, देख रहे हो ना, और ये फॉब लिस्ट में भी आया था, बहुत रईस आदमी है, ये सिविल सर्वेंट है वहाँ का, ठीक है। उसके बाद बहुत ढेर सारा रुपया है, ठीक है ना, एंड हैड अपोज रशियन वार इन, देखो इसने क्या किया था, यूक्रेन में जब रसिया वार कर रहा था तो उस समय ये जो एमपी ने अपोज किया था,
तो अब जब ये घूमने आया उड़ीसा तो यहाँ उसको मरवा दिया गया। क्या भरोसा रसिया का ही हाथ हो इसमें, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का अगेंस्ट बोलोगे तो जाओगे कहीं पे भी तुम रहो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये फॉल प्ले है। कैसे मरेगा, सोचने वाली बात है, कैसे 2 का डेथ हो जाएगा। और उसमें वो MP जिसने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को कि यूक्रेन में आप मत करो, इन्वेजन मत करो, समझ गए ना। तो देखो अब टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसमें कुछ टेस्ट किया जा रहा है तुम्हारा ब्रेन का कि मिसिल्स क्यों इतना डेंजरस है। क्योंकि हम जानते हैं कि मिसिल्स जो चीज़ है ना, इसके लिए यदि हमको 2 डोज देना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए, वो भी 95% देना पड़ता है, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी होता है। और अभी तक 95% अचीव नहीं किया गया। इसलिए इंडिया में देखो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर मिसिल्स वैक्सीन डाला गया है। बात समझे, ये नंबर 1। तो मिसिल्स बहुत खतरा है, बहुत तेज़ी से फैलता है और बच्चे में फैलता है, क्योंकि बच्चे में इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, समझे ना। दूसरा देखो, गूगल के ऊपर हर समय आरोप लगता है कि वो अपना डोमिनेंस का एब्यूज़ कर रहा है, यानी कि अपने पावर को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। देखो ना, गूगल मोबाइल फ़ोन में गूगल का ना जो इनबिल्ट तुमको मिलेगा स्टोर, वो सब ऐप सब मिलेगा। क्या है ये सब चीज़, देखो प्री इंस्टॉलेशन ऑफ इंटायर गूगल मोबाइल, देखो पूरा गूगल वाला ही चीज़ मिलेगा तुमको, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो तुम उसको हटा भी नहीं सकते हो। मोबाइल खरीदोगे तो गूगल वाला चीज़ रहता है उसमें, है ना। और जैसे कि मान लो कि कुछ तुमको प्ले स्टोर में कोई पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस समय भी गूगल पे तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि उसी से तुम पे कर सकते हो। तो वो भी आपने एब्यूज़ ऑफ पावर किया है, इसलिए ये मामला CCI के पास पहुंचा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारा पैसा है ना जुर्माना लगाया है इस पर, समझे ना। और उतना ही नहीं, जो स्मार्ट TV मेकर्स है उसको भी मार्केट मिलना चाहिए, तो उसको भी मार्केट नहीं मिल रहा है, समझे। यदि किसी ने साइन नहीं किया गूगल के साथ और वो मार्केट चाहता है तो उसको मार्केट नहीं मिल रहा है। यहाँ तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए था। मोजिला फायरफॉक्स खत्म होकर गूगल आया कि नहीं आया, और हम उस दिन जान रहे थे कि गूगल को भी खत्म करने के लिए दूसरा आ रहा है, AI वाला जो चार्ट वाला जो था ना, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे क्या रीज़न है कि हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज घटा है, तुम्हारा 17 बिलियन डिक्लाइन हुआ था। इसका रीज़न जानते हो कि एक तो बाहर महंगाई हो गया, दूसरी बात ये, देखो बहुत सारा रीज़न है। दूसरी बात ये कि जो फेडरल रिजर्व का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। जब इंटरेस्ट स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इसका जो असर बॉन्ड प्राइस पे होगा। आज मैं बताने वाला हूँ तुम लोग को बॉन्ड, शाम को इकोनॉमिक्स में बहुत खतरनाक क्लास होने वाला है शाम को इकोनॉमिक्स, इसलिए थोड़ा माइंड तैयार करके आना। देखो 2-3 रीजन के वजह से हमारा फॉरेक्स घटा है। एक रीजन क्या है कि बाहर का सामान बहुत महंगा हो गया, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरी रीजन देखो, दूसरा रीजन है कि हम बार बार ओपन मार्केट ऑपरेशन करके अपने करेंसी को फर्दर डिप्रिसिएशन होने से बचाते हैं, तो उस समय बहुत सारा पैसा हमको सेल करना पड़ता है डॉलर को, सही बात है ना। तो एक रीजन वो हुआ। दूसरा रीजन ये है कि अच्छे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दूसरा रीजन ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ का जो US फेडरल रिजर्व है वो अपना क्या कर रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। जब इंटरेस्ट बढ़ा रहा है तो जो बॉन्ड, जो जितने भी बॉन्ड हमने खरीदा होगा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसका वैल्यू जब चेंज होगा तो पैसा हमारा घट जाएगा। ये 2 रीजन है, समझ गए ना। एक तो सेकंड रीजन क्या है, US फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट स्ट्रक्चर बदलना, उसकी वजह से करेंसी पर असर पड़ता है, करेंसी हमारा डिवैल्यू कर गया, यानी कि डॉलर कम हो गया हमारे पास। तीसरा रीजन क्या है स्टूडेंट, कि हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ना जो पहले US ट्रेजरी में जो पैसा लगाते थे, डॉलर में जो लगाते थे, अब डॉलर से हट के हम दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा बास्केट में है, रिनमिनबी भी है, तुम्हारा यूरो भी है, पौंड भी है, तो उसमें लगा रहे हैं। बट जब उसमें हम पैसा लगा रहे हैं, उसमें पैसे तो लगा रहे हैं, बट डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ते चला जा रहा है। अभी वर्ल्ड में डॉलर का स्ट्रेंथ और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो हम पैसा अतिरिक्त यूरो में लगाए, अतिरिक्त हम पौंड में लगाए, इधर लगा दिए, डाइवर्ट कर दिए, तो पौंड का और यूरो का वैल्यू कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो यहाँ भी पैसा घट गया हमारा। तो नुकसान होने का प्रमुख 3 रीजन है, यानी कि जो $70 बिलियन आपका जो नुकसान हुआ, इसका 3 कारण है। एक तो आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, दूसरा क्या है कि फेडरल रिजर्व ने क्या किया, डॉलर का स्ट्रक्चर चेंज किया, वहाँ का फेडरल रिजर्व मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो RBI है। और तीसरा क्या है कि अब हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा डॉलर पे खर्च नहीं करें, इसलिए हम यूरो पे भी खर्च कर रहे हैं, हम पौंड पे भी खर्च कर रहे हैं, और यूरो और पौंड का लगातार घट रहा है वैल्यू एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो यहाँ पे भी हमारा घट गया था, यानी कि 3 रीजन की वजह से हमारा क्या है, $17 बिलियन का नुकसान हुआ है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखो 12th नंबर क्या है, इंडिया ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। देखो ना, कारण है जंक फूड खाना, है ना।
दिन रात लैपटॉप के पास बैठे रहना, काम करना, ये भी एक रीज़न है। ओवर स्ट्रेस हो जाता है और जो सोने का जो क्रम है, तरीका है, वो गलत है, क्योंकि आदमी सो रहा है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो ये सब की वजह से ना डायबिटीज वाले पेशेंट बढ़ रहे हैं तेजी से। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब करंट अफेयर्स इन रिसेंट टाइम्स। अभी देखो, एफडीआई इज चेंजिंग सर्विस सेक्टर। क्या तुम लोग को पता नहीं है? एफडीआई सर्विस सेक्टर जो है वो सब जरा एफडीआई को अट्रैक्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो होता ही नहीं है। यदि मैन्युफैक्चरिंग में हो भी रहा है तो ब्राउन फील्ड में आ रहा है। ब्राउन फील्ड जानते हो ना तुम लोग? डू नो दिस ब्राउन फील्ड? मतलब जो पहले से ही ऑलरेडी है ना, बस हल्का उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसका आंकड़ा दिया गया स्टूडेंट, डिस्पाइट द गवर्नमेंट हाई ऑक्टेन पुश पर, भारत बार बार आत्मनिर्भर भारत का बात करता है, भारत बार बार मेक इन इंडिया का बात करता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बावजूद भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में ही जाना चाहता है, यानी कि एफडीआई ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में ही आता है। इसका देखो प्रमाण क्या है कि देखो सर्विस में एफडीआई कितना आया, $153 बिलियन आया तुम्हारा, ठीक है, 2014 से लेकर 2022 तक के बीच में, ठीक है ना, इतना आया। एज कम्पेयर टू 18 बिलियन तुम्हारा आया था 2000 से लेकर 2014 तक। तो यानी कि देखो 14 है ना, 2000 से लेकर 2014, यानी कि 14 साल में जो $18 बिलियन आया है, उसके कंपैरिजन में मात्र 8 साल में, 7-8 साल में कितना आया, $153 बिलियन आया सर्विस सेक्टर में। वही चीज़ यदि हम बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखो पहले 77 बिलियन आता था, अभी 94 आया है। कोई बड़ा तो जंप नहीं हुआ इसमें। अब उसमें देखो ना, कहाँ 18 आया, कहाँ 153 बिलियन डॉलर, अंतर आया कि नहीं आया। दूसरी बात यह है कि ट्रेडिंग हुआ, टेलीकॉम हुआ, बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, आईटी हुआ, टूरिज्म हुआ, ये सब सर्विस सेक्टर, इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है एफडीआई। होप सो समझ में आ गया हुआ तुम लोग को। तो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, दूसरी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो आ रहा है तो वो तुम्हारा ग्रीन फील्ड में नहीं आ रहा है, वो किस में आ रहा है, ब्राउन फील्ड में आ रहा है। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, इट्स नॉट ग्रीन फील्ड, नॉट अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट जो पुराना था, ब्राउन फील्ड था, उसी में आ रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, हम नीलगिरी थार को बचाना चाहेंगे। जानते हो नीलगिरी थार तुम्हारा एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स का। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है स्टूडेंट कि इंडिया का सबसे पहला नीलगिरी थार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तमिलनाडु के द्वारा, क्योंकि तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। उसके लिए तमिलनाडु कितना पैसा दे रहा है, 25 करोड़ रुपया दे रहा है, समझे। और देखो शुरू में फर्स्ट एलोकेशन कितना देगा, 10 करोड़ देगा शुरू में। टोटल प्रोजेक्ट कितना है, 25 करोड़ का है। तो नीलगिरी थार देखो, केवल ओनली माउंटेन अनरेगुलर, यानी केवल ये तुम्हारा यहीं पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन में ही पाया जाता है, ठीक है ना। और इंडिया में क्या है तुम्हारा, नीलगिरी थार इज द ओनली माउंटेन अनरेगुलेटेड इन साउथ अमंग 12 स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि माउंटेन में रहने वाले जो गजब का जो प्रजाति है उसमें एक ये भी आता है, 12 स्पीसीज है उसमें एक ये भी आता है, समझे ना। पॉपुलेशन देखो लगभग 3000 है एज पर 2015 सेंसस, जो डेवलप वही वर्ल्ड वाइड फंड जो था उसके हिसाब से जो किया गया था। एनिमल देखो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, बट फ्रेगमेंटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ जगह पाया जाएगा, कुछ जगह नहीं पाया जाएगा, इस तरह। और देखो लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल रेंज के वजह, मतलब जानते हो वहाँ पे बहुत सारा ये प्रोजेक्ट सब बनता है ना, कुछ कुछ होते रहता है, इसलिए तुम्हारा बहुत सारा नीलगिरी थार इंडेंजर्ड हो गया। अभी का जो पॉपुलेशन है वो भी अंडर सीवियर स्ट्रेस है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हंटिंग हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, ये सब रीजन की वजह से। तो इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया है, बहुत ही सराहनीय डिसीजन लिया है स्टूडेंट। तो जो प्रोजेक्ट नीलगिरी थार है इसमें कोशिश यही रहेगा, जो फ्रेगमेंटेड हैबिटेट है, यानी कि जो हैबिटेट खराब हो गया इन लोग का, उसको ठीक करना। स्पेशली 16 ग्रासलैंड जानते हो, है ना, 16 ग्रासलैंड बिल्कुल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए, ठीक है, ताकि और बेटर पहुंचा सके, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी इन लोग को दे सके, ताकि फिर से सर्वाइव कर ले ये लोग। नाटू ये जानते हो ना, आरआर का, इसको देखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, देखता है, ये फख्र की बात है भारतीय के लिए कि बाहर भी झंडा गाड़ रहा है तुम्हारा आरआर। नाटू जो तुम्हारा MM किरवानी ने जो किया था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है मोशन पिक्चर में 2022 का, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट एशियन सॉन्ग है जो कि इस तरह का अवार्ड जीता है। लिखने वाले कौन थे इसके, लिरिस्ट चंद्र बोस थे, सिंगर थे इसमें राहुल सिपलिगंज और काला भैरवा, ये थे। सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने वाले प्रेम रक्षित साहब थे, ठीक है। तो ये देखो, अब इससे पहले जो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इससे पहले मिला था
नॉन इंग्लिश लैंग्वेज को मिला था वो अर्जेंटीना को 1985 में मिला था और अभी हमें मिल रहा है। तो गर्व का विषय हो सकता है हमारे लिए ये। आगे देखो, पीएम फ्लैग्स ऑफ लग्जरी गंगा क्रूज, ये भी जानते हो न्यूज़? हाँ, गंगा विलास। तो ये लंबा है, तुम्हारा हल्दिया से जाएगा, टोटल जाएगा, पूरा ढाका को भी क्रॉस करते हुए जाएगा। हाँ जाएगा, हमारा भागलपुर क्रॉस करेगा। हाँ मतलब कर जाएगा। हाँ हाँ ये होगा, होगा। देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ 51 डे लग्जरी गंगा, 51 दिन का है ये तुम्हारा, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक। इसमें बांग्लादेश को भी क्रॉस करेगा। ये 3200 किलोमीटर का रिवर वॉयज यात्रा है, रिवर का यात्रा है, और अभी तक सबसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट यात्रा बताया जा रहा है। ये अपने आप में गर्व का विषय हो सकता है हम लोग के लिए। देखो विल सेल थ्रू, देखो 27 रिवर सिस्टम से क्रॉस करते हुए जाएगा स्टूडेंट, तो इसी को बोलते हैं यस गंगा विलास, है ना। तो देखो द शिप MV गंगा विलास विल सेल अक्रॉस 27 रिवर सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश विद अ जर्नी पैक्ड विथ, इसमें कितने होंगे विजिट 50 टूरिस्ट स्पॉट्स पे आप जा सकते हो। कई जगह तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, कई जगह आपका नेशनल पार्क भी है, कई जगह आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्रॉस करते जाओगे तो बहुत तरह का तुमको मिलेगा चीज़ सब। क्रूज देखो कहाँ पास करेगा, मेजर सिटीज़ देखो, पटना बिहार का, ठीक है ना, साहिबगंज झारखंड का, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का, ढाका बांग्लादेश का, गुवाहाटी आसाम का, डिब्रूगढ़ पहुँचने से पहले इतना इंपॉर्टेंट एरिया। और भी बहुत सारा है, बेगूसराय सब भी है, बट पटना बड़ा है ना, कैपिटल भी है ना। इट हैज़ 3 decks 18 सूट्स ऑन बोर्ड विद अ कैपेसिटी ऑफ 30 से, यानी कि 36 टूरिस्ट को ले जा सकता है ये। जर्नी देखो, जर्नी कितना लगेगा, 25,000 लगेगा पर पर्सन। महंगा होगा आप, क्योंकि ये नया एडवेंचर है, बाद में अपने, है ना। देखो क्या लिखा गया है, ₹25,000 पर पर्सन। नहीं सर कम दिया है, बहुत ज़्यादा। हम देखिए सर, हमारा दिमाग हिल गया, 36 लाख है सर। जर्नी विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली, ये तो पर पर्सन इतना ऑफिशियल रिपोर्ट दिया गया है। नहीं सर, मेरा चॉइस था, हम देखें ये बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत 36 लाख। अच्छा ज़्यादा ले लिया है, मगर देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड तो उतना ही है। कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए, 25,000 ही है, देखो ने। या देखो सिंपल बात है कि वो हो गया होगा, कंपटीशन ज़्यादा हो गया होगा इसलिए महंगा हो गया, ऑफिशियल इतना ही होगा, ऐसा हो सकता है। देखो अगर और भी कुछ समझ लो इसका, ये क्रूज़ को मेंटेन कर प्राइवेट ऑपरेटर्स होंगे, और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जानते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स और वाटरवेज के अंदर आते हैं, वो सपोर्ट करेंगे इस तरह का प्रोजेक्ट को। क्रूज़ में देखो और भी बहुत सारा चीज़ है, इसमें देखो रिलीजियस स्पॉट्स, देखो फेमस गंगा आरती तुम देख सकते हो वाराणसी का, बुद्धिस्ट साइट जा सकते हो सारनाथ का, इवन मजूली भी जा सकते हो, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा आइलैंड है, इनलैंड आइलैंड है आसाम का, यू नो डैट। ट्रैवलर्स देखो बिहार के हियोगा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी विजिट कर सकते हैं, है ना। सुंदरबन को भी क्रॉस कर सकते हो, वहाँ से काजीरंगा नेशनल पार्क तक जा सकते हो। कितना देख रहे हो ना, भारत बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ से। तो गवर्नमेंट से डैट रिवर टूरिज्म सर्किट्स विल बी डेवलप्ड, इसके आसपास जो तुम्हारा टूरिज्म सेक्टर और भी डेवलप किया जाएगा, इंटीग्रेट करने की कोशिश किया है, क्योंकि इससे पहले हृदय प्रोग्राम सभी बहुत सारा आया, तो सबको इंटीग्रेट कर देगा। सर टोटल डिस्टेंस का 20 लाख है सर, पर खाली एंटर करने के लिए 25,000 से 50,000 के बीच में है सर, मतलब एक स्टेशन तक पहुंचने के लिए। अच्छा टोटल 32,000। अच्छा पर लिखा गया ना, अच्छा पर डे का दिखा गया है, देखो तो अच्छा पर्सन है सर, जैसे कि जाना है। देखो वहाँ पे जर्नी, देखो द जर्नी विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 25,000 पर पर्सन पर डे है, पर अच्छा डे छूट गया मेरा। हाँ 20 लाख है सर। हाँ तो क्योंकि ये तो बहुत 36 इतना लंबा डिस्टेंस है, तो हाँ ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, देखो डे नहीं था तो गड़बड़ हो गई। ठीक है देखो, मगर बहुत महंगा है, इतना तो मानो, ठीक है। आई हैव कवर्ड डैट करंट अफेयर्स। अब थोड़ा सा ये देख लो, चाइना ग्लोबल लीडर है टॉयज़ एक्सपोर्ट में, कोई शक नहीं होना चाहिए तुम लोग को। अभी देखो 2021 में चाइना कितना हो रहा है, देखो $101 बिलियन का उसका ट्रेड है टॉयज़ का। देखते हैं कितना छलांग मारा है 2020 के बाद, कोविड दे दिया, उसके बाद उसका खिलौना और बिक रहा है, बात समझे। बट देखो रिसेंट टाइम में ना इंडिया काफ़ी कम मंगवा रहा है टॉयज़, काफ़ी घटा है, देख रहे हो, काफ़ी घटा है स्टूडेंट, देख रहे हो ना तुम लोग, लगभग तुम्हारा 140 मिलियन डॉलर ही अभी ला रहा है। एक टाइम था, देखो एक टाइम में बहुत ज़्यादा ही मंगवा रहा था, ठीक है। ये इंडिया इंपोर्ट जो कर रहा है टॉयज़, तो काफ़ी घटा है ना, ग्राफ देख रहे हो नीचे गया है। तो रिसेंट टाइम में काफ़ी कम टॉयज़ आ रहे हैं चाइना से, नहीं तो टॉय का मार्केट, चाइना का जो मार्केट है टॉय का, पूरा वर्ल्ड में कैप्चर है वो। आगे देखो, इंडिया हैज़ ह्यूज ट्रेड डिफिसिट विद चाइना, चाइना के साथ ह्यूज डिफिसिट है। नीचे देखो $72 बिलियन का डिफिसिट है चाइना के साथ हमारा।
इराक के साथ भी लगभग चलो इराक सऊदी अरब तो समझ में आता है क्योंकि वहाँ से तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है। अब स्विट्जरलैंड के साथ भी है, डू यू नो दिस थिंग, स्विट्जरलैंड के साथ भी हमारा ट्रेड डिफिसिट है। इसका कारण है कि जेम्स आता है वहाँ से, जो पत्थर जो देखते हो ना, जो जेम्स डायमंड वाला जो चीज़ है वो स्विट्जरलैंड से बहुत ज़्यादा आता है, करता है। इन उससे कोई मतलब नहीं, ट्रेड डिफिसिट का बात है, मर्केंटाइज ट्रेड का बात होगा ये, समझे ना। तो स्विट्जरलैंड से भी 22,000 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है। तो कोई पूछ सकता है कि स्विट्जरलैंड से इतना क्यों है, तो मैं उसी का रीज़न दे रहा हूँ कि जेम्स वगैरह बहुत सारा सामान सब आता है, और यहाँ सूरत में जाकर पॉलिशिंग वगैरह होता है, समझे। कल देख रहे थे हम, ऑस्ट्रेलिया से भी 8 बिलियन डॉलर का डिफिसिट है। बट हमारा इंडिया ट्रेड सरप्लस किसके साथ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। 32 देखो 32 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड, 32,000 बिलियन डॉलर का है। उसके बाद बांग्लादेश आता है, उसके बाद नेपाल आता है, इजराइल के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस ही है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। आगे देखो, लेदर एक्सपोर्ट फ्रॉम वियतनाम इंक्रीज। अब देखो कैसे, हर समय हम लोग बात करते हैं ना वियतनाम बांग्लादेश का टेक्सटाइल लेदर में, देखो कैसे बांग्लादेश ने छलांग लगाया है लेदर में। तो वहाँ तुमको दिख सकता है, देखो लगातार देखो 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। देखो एक समय 2008 में देखता है कि उतना ज़्यादा नहीं था, यानी कि इंडिया और वियतनाम लगभग बराबर ही था 2008 में। उसके बाद जो छलांग लगाया है वो देखते हो 20 बिलियन डॉलर पहुंचा है। इंडिया देखो ओनली 4.6, यानी कि लगभग 5 बिलियन डॉलर का ही व्यापार है लेदर का, और बांग्लादेश लेदर में नीचे है हमसे। बट इधर देखो, इधर तुम सरप्राइज हो जाओगे कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ बोथ वियतनाम एंड बांग्लादेश, ये बहुत ऊपर चला गया है। इसमें फिगर देख सकते हो स्टूडेंट, तो लगभग तुम्हारा वियतनाम और बांग्लादेश लगभग कह सकते हो कि 50 बिलियन डॉलर का दोनों का है। इंडिया देखो बहुत पीछे रह गया 25, ठीक आधा है उससे। एक टाइम था कि तीनों सेम मर्ज था, 2010 में देखो ना, 2010 के आसपास तुमको तीनों सेम दिखेगा। उसका जो छलांग लगाया है ये लोगों ने, ये दोनों बेटर चले गए, हमसे डबल हो गया है। इसलिए हर बार बात होता है कि देखो, तो आंकड़ा आ गया एब्सोल्यूट टर्म में, इसको जाकर पुट कर देना उसमें। आगे देखो स्टूडेंट, इन इंडिया टोटल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, हमारे भारत में जो मर्केंटाइज ट्रेड होता है, ठीक है, वो कितना है तुम्हारा, यूएस सीरीज 18। देखो हमारा यदि सामान सब मर्केंटाइज ट्रेड जानते हो ना, जिसको हम देख सकते हैं, उसमें 18% यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है हमारा, समझे। तो बहुत अच्छी बात है, और ग्रोथ भी हुआ है हमारा, ठीक है। पहले 51 बिलियन डॉलर का जाता था, अभी 76 का जा रहा है, यानी कि ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। 18% शेयर का ग्रोथ हुआ है, और ग्रोथ परसेंटेज ग्रोथ के मामले में कहो तो 47 हुआ है, ठीक है। बाकी देख लेना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हमारा मार्केटाइज गुड जाता है। हमारे पास 100 है, तो 18% कहाँ जा रहा है, एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहा है। अब ये देख लो यूएस, देखो ग्लोबल यूनिकॉर्न जानते हो ना, जिसका 1 बिलियन का वैल्यूएशन हो, देखो ज़्यादातर तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। यानी कि दुनिया में जितना भी देखते हो तुम, 100 में 60 जो है कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स का है। यदि नंबर के टर्म्स में देखें तो 703, और इंडिया भी देखो यूके को पीछे करके आगे गया है कि नहीं गया है, इंडिया भी 3rd रैंक में आता है। मगर डिफरेंस देखो यूएस और इंडिया या चाइना का डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा है। आगे देखो स्टूडेंट, इन जनरल द बैंकिंग सिस्टम एट, अभी बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा है, जानते हो तुम लोग। अब तो पहला देख लो कि एनपीएस बहुत कम हो गया, देख रहे हो 1.3% है टोटल कंपैरिजन में। उसका देखो उतना ही नहीं, हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब अपना कितना बैंक का पैसा है, तो वो भी बेहतरीन गया है। तो क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हुआ है, समझे। वही सब चीज़ है, ये काफ़ी प्रमाण दिखाने के लिए है कि यस हम काफ़ी अच्छे से बैंकिंग सेक्टर में भी बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ो, रैंडम थॉट्स। अब देखो रैंडम थॉट्स करना है तुम लोग को। करेंसी ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन सेंट्रलाइज वे थ्रू रेस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स, क्या ये बात सही है? नो, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता ये स्टूडेंट। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो करेंसी जो आता है वो तो मार्केट डिसाइड करता है ना, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उस हिसाब से करेंसी डिप्रिशिएट करता है, उस हिसाब से करेंसी तुम्हारा अप्रिशिएट करता है। अंतिम में बाद में ना हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाते हैं, वो भी मैनेज फ्लोटिंग रिजर्व जो हमारा तरीका है। इसलिए जो करेंसी जो ट्रेडिंग टेक्स प्लेस वो सेंट्रलाइज वे में नहीं होता, वो डिसेंट्रलाइज वे है, और वो किस तरह है तुम्हारा मार्केट फोर्स की वजह से। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आया? तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखो, टर्मिनल इन ए गार्डन इज द नेम ऑफ न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल इन बेंगलुरु, सही बात है ना, बेंगलुरु का ही होगा, नीचे चेक कर सकते हो तुम लोग। हाँ करेक्ट है, ये अभी एक टर्मिनल बनाया गया था, ठीक है, नया एयरपोर्ट है बेंगलुरु का। मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल वंदे भारत का कितना है? 180 किलोमीटर है, ठीक है, उसमें 160 लिखा गया है। बट अभी जो अभी जो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है वो 130-140 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है बेटर, क्योंकि तुमको बहुत तेज़ी से दौड़ाना है ट्रेन को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर चाहिए आपको।
तो अभी स्पीड कितना है हमारा 130 140, बट मैक्सिमम पोटेंशियल स्पीड कितना है इसका 180 किलोमीटर पर आवर है, समझे ना। ये देखो ईगल्स हुआ, ब्लैक काइट्स हुआ, बजट्स हुआ, हैरियर्स हुआ, हॉक्स हुआ, ऑस्प्रे हुआ, वल्चर हुआ, ये सब एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, बर्ड्स ऑफ प्रे का एग्जाम्पल, रैप्चर का, ये सही स्टेटमेंट है, बात समझे। हाँ, एक्सटिंक्शन रेबिलियन, देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरह काम कर रहा था, यानी कि लोगों को बताना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट बचाओ, और ये यूके का था, 2018 में बना था ये, तो ये गलत बात है, यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है, ये यूके का है। बट एक्सटिंक्शन रेबिलियन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो आदमी को अवेयर करवाएगा, समझे ना, अनशन में बैठ के लोगों को अवेयर करवा रहा है। बिल्कुल इसका जो तरीका जो है ना, पूरी तरह का सत्याग्रह वाला तरीका है, गांधी जी से इंस्पायर होकर खोला गया है। अब देखो एरे फॉरेस्ट, ये इको रिच अर्बन फॉरेस्ट है मुंबई का, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, नीचे जाकर चेक कर सकते हो। हाँ ठीक है, ये रिसेंट न्यूज़ में था। एरे फॉरेस्ट है तुम्हारा, ये मुंबई फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया गया, यानी कि फॉरेस्ट जो मुंबई में प्रेजेंट है। अब देखो, अब रेड कलर जो तुम ट्रैफिक में देखते हो, तो रेड कलर को यूज़ किया आता है ना, रेड कलर का कारण क्या है, क्योंकि उसका लॉन्गर वेवलेंथ है। यदि लॉन्गर वेवलेंथ हो तो स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होता है, स्कैटर ज़्यादा होगा तो फिर बिखर जाएगा, उसका स्कैटरिंग कम होता है। तो देखो यही बोला कि लॉन्गर वेवलेंथ सिग्नल्स स्कैटर इजीली एंड गेट्स वीकेंड इन कंपेरिजन टू शॉर्टर। नो, गलत स्टेटमेंट दे दिया कि लॉन्गर वेवलेंथ सिग्नल्स स्कैटर लेस, और वीकेंड नहीं होगा, ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा एज कम्पेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि इसलिए हम लॉन्गर वेवलेंथ का यूज़ करते हैं, एज अ रेड कलर को यूज़ करते हैं सिग्नल के लिए। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है और स्कैटर ज़्यादा नहीं करता है। स्टूडेंट बात समझ गए, इसलिए स्टेटमेंट गलत दिया गया है। एथिकल हैकर, एथिकल हैकर का मतलब देखो अभी हैकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्ल्ड में साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो एथिकल हैकर का मतलब होता है वो प्रोफेशनल जिसको कंपनी के द्वारा ही रखा गया है, इसलिए रखा गया कि वो अपना कंप्यूटर सिस्टम को ही हैक करके दिखाए, डेमो करे कि देखो यदि हमारा हो सकता है, हम अपना कर सकते तो कोई भी हमारा कर सकता है। तो ये इसको बोलते हैं एथिकल हैकर, सही बात है। ये बस टेस्टिंग के लिए किया आता है ये। Sasilot, a century-old tradition that aims to protect and preserve our environment and natural resources is practiced in Mulkulu Archipelago, Philippines. ये फिलीपींस का नहीं होगा क्या, कितना नंबर है देखो जरा, 49 है। हाँ फॉल्स है, ये फिलीपींस का नहीं, बात सब सेम है तुम्हारा। ये होगा, यहाँ का होगा, इंडोनेशिया का होगा, ये इंडोनेशिया का होगा, चेक कर लेना। ये ससीलाउत एक ओल्ड ट्रेडिशंस है जिसमें इन्वायरमेंट को बचाने का बात किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का बात होता है। ठीक है, जगह गूगल में चेक करो तो इंडोनेशिया, ये फिलीपींस नहीं है। मुलुकू आर्किपेलागो सही है, बट ये इंडोनेशिया होगा आंसर। देखो सार टी सेल थेरेपी, ये कैंसर थेरेपी है जहाँ पे टी सेल को अलग किया जाता है पेशेंट के बॉडी से, और फिर उस लैब में मॉडिफाई किया जाता है, फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये सही बात है, करेक्ट आंसर, ताकि कैंसर सेल से लड़ सके। राइट टू डाई विद डिग्निटी, याद करो तुम लोग, ठीक है ना, पैसिव यूथेनेसिया से, ये फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 साल पहले बोल दिया है। हाँ, तुमको अरुणा वाला केस बताए थे ना स्टूडेंट, बिल्कुल वहीं का है। 52 देखो, जीरो, यानी गलत हो गया है 51, ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट होगा। जीरो रेवेन्यू डिफिसिट इज मोर सस्टेनेबल पार्ट टू फिजिकल सस्टेनेबिलिटी दैन टारगेटिंग द फिजिकल डिफिसिट। बहुत अच्छी सही बात है ये। देखो जीरो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या है, अब फिजिकल डिफिसिट लेते हैं ना हम लोग, मार्केट से उठाते हैं ना, बोरो करते हैं ना, तो हमारा बोरोइंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बोरो कर लिए और हम कर्मचारी को पैसा दे रहे हैं, कर्मचारी को पैसा दे रहे तो उससे एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि जीरो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब है कि जो आप फिजिकल डिफिसिट लिए तो वो पैसा रेवेन्यू के लिए एक्सपेंडिचर मत करिए, वो आप कैपिटल के लिए एक्सपेंडिचर करिए। क्योंकि आप जो कर्जा लिए हो तो किसी को सैलरी मत दो, सब्सिडी मत दो किसी को, वो जो पैसा कर्जा लिए हो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, वो बेटर है। यही तरीका को क्या बोलते हैं, जीरो रेवेन्यू डिफिसिट, यानी कि जो हम फिजिकल डिफिसिट तो लिए बट रेवेन्यू में खर्च नहीं करेंगे, किस में खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो जीरो रेवेन्यू डिफिसिट इज मोर सस्टेनेबल पाथ, ये सही तरीका है फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए, समझे ना, देन टारगेटिंग द फिजिकल डिफिसिट। यानी फिजिकल डिफिसिट से मतलब नहीं है हमें जो भी पैसा आएगा वो पैसा हम कहाँ पे देंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में देंगे, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का जो गठन हुआ था वो फॉरेस्ट एक्ट नहीं, वाटर एक्ट 1974 से हुआ था। लिख लो वहाँ पे, करेक्ट कर लो, वाटर एक्ट क्या है हम बता चुके हैं तुम लोग क्लास में। इंडियन स्टार टर्टवाइस, जिसको वल्नरेबल भी कहा जाता है, ये एंडेमिक टू नोक, केवल इंडिया में ही नहीं पाया जाता है, साउथ एशिया में भी पाया जाता है। तो करेक्ट कर लो, जो इंडियन स्टार टर्टवाइस है ना जी, उसका कैटेगरी तो सही दिया गया वल्नरेबल,
बट ये साउथ एशिया में पाया जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो इदू मिसमी कम्युनिटी ये एजिटेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना अरुणाचल प्रदेश में एक डैम बनने वाला था, उसी डैम का नाम था इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, समझ गए ना। तो उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया है और ये करेक्ट बात है। ये कौन है? इदू मिसमी कम्युनिटी है, सब ट्राइबल लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखो स्टूडेंट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज ओनली एडवाइजरी एंड नॉट लीगली बाइंडिंग इन द नेचर, सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। देखो वहाँ पे 56, हाँ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मैं बता चुका हूँ कई बार, ये एडवाइजरी है और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। स्टेट अच्छा देखो तो स्टूडेंट रुक जाओ थोड़ा, 53 का आंसर नीचे देखो तो, हाँ आई एम सॉरी, फिर ऊपर जाओ, फिर से ऊपर जाओ। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन फॉरेस्ट एक्ट 1980, ये सही है, आई एम सॉरी फॉर डैट। बट ये स्टेटमेंट जो हम बोले थे ये स्टेटमेंट यहाँ पे लागू होगा 57 में। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको बनाया गया था तुम्हारा वाटर एक्ट 1974 के हिसाब से, करेक्ट कर लो उस चीज़ को, ठीक है। मैं गलती से वहाँ पे जाकर मर्ज कर दिया, वो गलत बात है, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा वाटर एक्ट 1974, ये 57 का होगा। ऊपर सही है स्टूडेंट, ठीक कर लेना उसको। हाँ, ईच स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 2 बोर्ड मेंबर्स हु हैव नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? करेक्ट है बिल्कुल, कि जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा उसमें कम से कम 2 ऐसे मेंबर होना चाहिए जिसको पूरा अनुभव हो, वो एक्सपर्ट हो उस चीज़ का, समझे। कीपिंग द क्लाइमेट चेंज इन चेक इज़ फॉर गुड ग्लोबल पब्लिक गुड, सही बात है ना। यदि क्लाइमेट चेंज को हम ठीक से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, तो ये अपने आप में पब्लिक गुड होगा, सबके लिए। पब्लिक गुड मतलब क्या है कि सबके लिए फायदेमंद हो। जो नॉर्मली विद जीडीपी ग्रोथ द फिजिकल ह्यूमन एंड नेचुरल कैपिटल एक्सपेंस, ऐसा जरूरी नहीं है ना, हम लोगों ने बताया था ना कि जीडीपी का क्या लकूना है। जीडीपी केवल मीन्स होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि हमारा $3 ट्रिलियन का जीडीपी हो गया तो इससे ह्यूमन कैपिटल भी एक्सपांड हुआ है, फिजिकल कैपिटल भी एक्सपांड हुआ है ऐसा, या नेचुरल कैपिटल भी एक्सपांड हुआ है, ऐसा कहना गलत बात होगा ना। क्योंकि हम जानते कि ये क्या है, जीडीपी का सबसे ना ये लकूना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जीडीपी हम जब कैलकुलेट कर रहे होते तो ये सब चीज़ को नहीं देख रहे होते। दैट्स इट।